हेलो स्टूडेंट्स। पीजी सेमेस्टर 1, ऑल सब्जेक्ट्स, पेपर नेम AECC 1। आज इस पेपर में हम लोग दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑन द एनवायरमेंट। मनुष्यों के जीवन स्तर में जो बदलाव आए हैं, जो प्रगति हुई है इतने वर्षों के उपरांत, वह किस कॉस्ट पर हुई है। जो लाइफ में कंफर्ट आया है, आज हम एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में बहुत ही कम वक्त लगाते हैं, तो इसका क्या कॉस्ट है। जो विकास और प्रगति हमने हासिल की है, इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। अनुकूल प्रभाव पड़ा है या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अगर दोनों पड़ा है तो दोनों में से ज्यादा कौन पड़ा है, और उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। कहीं वो विनाशकारी परिणाम तो नहीं होंगे। इन सब बातों का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज द इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑन द एनवायरमेंट। तो डेवलपमेंट भी हमें चाहिए और एनवायरमेंट भी हमें चाहिए, लेकिन ये दोनों परस्पर विरोधी हो रहे हैं। जितना हम डेवलपमेंट की तरफ उन्मुख होते हैं, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। हम कैसे बैलेंस बनाएंगे, यह तो बात की बात है। पहले हम यह देखेंगे कि डेवलपमेंट का एनवायरमेंट पर क्या प्रभाव है। बैलेंस बाद की बात है, पहले यह समझ लें। क्योंकि आप जान रहे हैं कि विकास की वजह से हम लोग आज अपने जीवन में सुख सुविधापूर्ण एक आरामदायक लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ आई है। इस इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से गरीबी मिटी है। आज जितनी गरीब पूरी तरह नहीं मिटी है, और उसे हम मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, और ज्यादा हम इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ आज तक हुई है, उसके फलस्वरूप पहले की संख्या में जो गरीब थे वो अब नहीं है। तो इन सब का क्या इम्पैक्ट हुआ है पर्यावरण पर, यह हमें देखना होगा। और ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है जो एकदम सिग्निफिकेंट प्रोफाउंड इम्पैक्ट है, कोई छोटा मोटा इम्पैक्ट नहीं है। और यह इम्पैक्ट कई प्रकार के हैं, डाइवर्स इम्पैक्ट्स हैं। जिनके सकारात्मक, कुछ इम्पैक्ट ऐसे हैं जिनके सकारात्मक प्रभाव भी है, और बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट हैं जिनका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है पर्यावरण पर। इसलिए इसलिए यह अति आवश्यक है कि आप इस बात को समझें, तभी एक बैलेंस्ड प्रोग्रेस संभव है। नहीं तो इस डेवलपमेंट के चक्कर में अंधाधुंध अगर हम एनवायरनमेंट को भूल गए,
तो वह डेवलपमेंट टिकाऊ नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रकृति की फिर विनाश लीलाएं उस सारे डेवलपमेंट को खत्म कर देंगी अगर हम एनवायरनमेंट के प्रति सजग नहीं हुए तो पॉजिटिव इफेक्ट्स पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कुछ ही है। इसलिए आप ये देखिए, डेवलपमेंट की वजह से हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिला है। ये सकारात्मक प्रभाव है, पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्निकल एडवांसमेंट तो हमारा हुआ, पर्यावरण को इससे क्या लाभ हुआ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से? पर्यावरण को यह लाभ हुआ कि इसमें जब डेवलपमेंट हुआ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, तो आज के डेट में हम ज्यादा से ज्यादा क्लीन एनर्जी यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग क्लीन एनर्जी का यूज डे बाय डे बढ़ रहा है। विंड एनर्जी का, क्लीन एनर्जी में हो गया आपका विंड एनर्जी, पवन चक्की से प्राप्त ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ओके। आपका क्लीन एनर्जी से अगर कोई कार चल रहा है ग्रीन एनर्जी से, तो ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो हम सोलर एनर्जी, तो हम अब अपना ध्यान इन एनर्जी के जो क्षरण होने वाले सोर्सेज नहीं है, रीन्यूएबल है एनर्जी के स्रोत, इन पर हम ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम, आज के डेट में भी हमारे पास एनर्जी के स्रोत अभी भी, हम सबसे ज्यादा बिजली प्राप्त करते हैं थर्मल पावर प्लांट से, जहां पर कोयले को जला करके उष्मा जो उत्पन्न होती है उससे भाप बनाई जाती है और उससे फिर टरबाइन बना के बिजली प्राप्त करते हैं। तो वह एक क्लीन एनर्जी का स्रोत नहीं है। तो वह बिजली जो प्राप्त कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट से, उसके बदले में हम वायुमंडल में कार्बन ऐड कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ये फायदा हुआ कि ये एनर्जी के नए स्रोत के द्वार जो कि रीन्यूएबल है, खर्च नहीं होने वाले हैं, अनवरत रहेंगे, इनको उपयोग करना हम सीख गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, पहला फायदा क्या लिखोगे इसमें? मैं बोल देता हूं, आप लिख लेना कि डेवलपमेंट हैज ट्रेंड अस, नहीं इसको काट, द इनोवेशंस इन द डेवलपमेंट हैज लेड अस in the technology where cleaner form of it and more sustainable energy sources are now contributing to reduce the environmental impact। एक लाइन में हो गया, ठीक। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ है लोगों का। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट से फिर एनवायरमेंट को मदद मिली है, क्योंकि लोग अब मल मूत्र का त्याग खुले में नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, गंदगी नहीं फैला रहे हैं, तो एनवायरमेंट भी बच रहा है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट विल बी योर, बिकॉज ऑफ improved standards of living,
पहले स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग पुअर था, तो सड़क के किनारे बैठे मिलते थे। इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग अभी इम्प्रूव हुआ है, सोसाइटीज डेवलप हुई हैं, लोगों को बेसिक एमिनिटीज की एसेस मिली है, सार्वजनिक जगहों पर पानी के नलकूप बनाए गए हैं, सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं, और लोगों को भी, परिवारों को भी अनकरेज किया गया है सब्सिडी देने के माध्यम से, प्रोग्राम चला करके हर घर शौचालय जैसे किया गया था, कि उनके अपने घर में सैनिटेशन की प्रॉपर व्यवस्था हो। तो यह डेवलपमेंट हुआ, और इस डेवलपमेंट से एनवायरमेंट क्लीन हुआ, एनवायरमेंट को मदद मिली। यह एनवायरमेंट को पॉजिटिवली इंपैक्ट किया। क्या लिखोगे आप इसमें? एज सोसाइटीज डेवलप, there is an improvement in access to basic amenities such as water, clean water, clean water, proper sanitation, sanitation तो पहले भी था, प्रॉपर सैनिटेशन, खुले में शौच कर रहे थे, एंड हेल्थ केयर भी, एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, यह डेवलपमेंट से प्राप्त हुआ, जिससे एनवायरमेंट का की मदद मिली। ये इंप्रूवमेंट हुए जिन्होंने पॉजिटिवली पब्लिक हेल्थ को भी अफेक्ट किया पॉजिटिवली, और इनडायरेक्टली भी जो है एनवायरमेंट को बेनिफिट कर दिया। ओके, अब इंप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, मान लो मुंगेर से पटना आप ट्रेन से चले गए, इससे एनवायरमेंट को मदद नहीं मिली, बल्कि इन्वायरमेंट में का तो नुकसान ही हुआ, इसमें जो एनर्जी खर्च हुआ। हम वह कह रहे हैं कि एनवायर जो तरक्की आई, उससे आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ, सैनिटेशन, हाइजीन, हेल्थ केयर, क्लीन वाटर मिला, आप पानी, वाटर बॉडीज को साफ सुथरा रखने लगे, गंदगी फैलाना कम कर दिए, उसकी वजह से एनवायरनमेंट को लाभ हुआ, आपके अंदर बदलाव जो आए। ओके, इन हैबिट्स की वजह से। ओके, तो इन इन वजहों से तो तीसरा हो जाएगा आपका कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, शिक्षा का स्तर भी सुधरा, ज्यादा से ज्यादा लोग हायर एजुकेशन की तरफ उन्मुख हुए, उनमें अवेयरनेस आई, और इस हायर एजुकेशन में, जैसे अभी पीजी में आप यह पेपर पढ़ रहे हो, आपके अंदर अवेयरनेस आई, आपने यही अवेयरनेस अपने आसपास फैलाई कि नहीं देखो हम पढ़े हैं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो ये कैसे हुआ? डेवलपमेंट से ही हुआ, एजुकेशनल डेवलपमेंट हुई। सो उस डेवलपमेंट से एनवायरमेंट के प्रति अवेयरनेस बढ़ी लोगों में। तो आप लिखोगे दूसरा लाभ जो हुआ डेवलपमेंट, तीसरा लाभ वो हम कह सकते हैं एनवायरमेंट मेंटल अवेयरनेस, जो हमें प्राप्त हुई, जो कि पहले नहीं थी, अभी भी बहुत कम है। आज भी कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता है, खुले में कोई कितना भी प्लास्टिक जलाना शुरू कर दे, पूरा जलाना, लेकिन फ्यूचर में हो जाएगा, बहुत बड़े अपराध की श्रेणी में आएगा वो।
ठीक है। तो डेवलपमेंट की वजह से एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ी है। सोसाइटीज जो है वह ज्यादा शिक्षित हुई है, एडुकेटेड हुई है, और एजुकेशन के बाद वह कनेक्ट हुई हैं अपने पर्यावरण के प्रति, और उन्होंने रिकॉग्नाइज किया इस बात को कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को और अपने आसपास जैविक और अजैविक जो कारक हैं हमारे पारिस्थितिक तंत्र के, कल बताए थे हमारे इकोसिस्टम के, उन सब को डिग्रेड होने से बचाएं। यह एजुकेशन के माध्यम से लोगों तक बात पहुंची और उन्हें समझ आई, और वह समझ करके फिर एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर हुए, कनेक्ट हुए। ठीक। उन्होंने इस बात के महत्व को समझा कि पर्यावरण को बचाना अति महत्वपूर्ण है। ओके। सो यह लाभ हुआ डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट। नहीं डेवलपमेंट होता तो लोगों को ज्ञान नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखोगे इसमें? एनवायरमेंटल अवेयरनेस कि डेवलपमेंट कैन फोस्टर, फोस्टर परवरिश कर सकता है, किया है, विकास ने परवरिश की है। डेवलपमेंट कैन फोस्टर इंक्रीज्ड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। यह विकास के परिवेश में ही संभव है कि इस चीज की परवरिश हो, एनवायरमेंटल अवेयरनेस की। ओके, क्या लिखा आपने? Development can foster increased environmental awareness. As societies become more and more educated and connected, there is growing recognition of the importance of preserving natural resources and ecosystems. बस एक लाइन में ये लिख दोगे, हो गया आपका। तो ये तीन मुख्य फायदे हैं हमें जो प्राप्त हुए डेवलपमेंट से एनवायरमेंट के प्रति। ठीक है, एनवायरमेंट पर ये पॉजिटिव इफेक्ट्स है डेवलपमेंट का। अब स्टूडेंट्स, इसी डेवलपमेंट के एनवायरमेंट पर बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, हुए हैं, हो रहे हैं, और कुछ कुछ कितना भी रोक ले कुछ कुछ होंगे ही। हम कैसे इन निगेटिव इम्पैक्ट्स को काउंटर बैलेंस करें और इन निगेटिव इम्पैक्ट से हुई क्षति को हम पूरा करें, इन बातों का हम अब अध्ययन करेंगे। ओके। अब now we will look into negative impacts of development on environment. नंबर वन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। बहुत सारे हैं, कुछ का उल्लेख करेंगे और उसे हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। काउंटलेस होंगे, पचासों की गिनती हो सकती, उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो हम यहाँ कुछ जो महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगा, जो आप परीक्षा में लिख सको जितना उतना हम बताते जा रहे हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट मतलब होता है आवास।
आवास क्षेत्र का विनाश। ठीक। किसके आवास क्षेत्र का? बायोटिक फैक्टर्स का, यानी जितने भी सजीव हैं उनका। और हम तो ये कर ही रहे हैं, मनुष्य, तो हमारा भी, इन ए ब्रॉडर पिक्चर। तो ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मनुष्य, हमारे पशु पक्षी जंतु और भी जो जीव हैं, प्लांट इंक्लूडिंग प्लांट्स, सारे एनिमल्स, उनका जो आवास क्षेत्र है उसे हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अर्बनाइजेशन के द्वारा, शहरीकरण, अंधाधुंध कंक्रीट के दीवारों का निर्माण, औद्योगिकरण के द्वारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के द्वारा, इन सब के द्वारा हम जो प्राकृतिक आवास क्षेत्र हैं, नेचुरल हैबिटेट्स, उन्हें हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनका हम विनाश कर रहे हैं। उन बिल्डिंग्स के बनने के पहले वहां पर कोई चूहा रहता होगा, कोई दीमक का बाम्बी होगा, कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट की स्पीसीज, वास्प, मोथ, बटरफ्लाइज, कैटरपिलर्स, उनकी बस्ती होगी, चींटियां, चींटियों की, रेप्टिलियंस की, छोटे मैमल्स की। और उस जगह पर अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर कर दिया गया तो वह आवास क्षेत्र तो नष्ट हो जाएगा। ओके। और इस आवास क्षेत्र के नष्ट हो जाने से वहां रह रहे जीवों पर डिस्प्लेसमेंट का प्रेशर आ जाएगा, या तो वो मर जाएंगे या उन्हें भागना है वहां से, जो जिंदा बच गए। और इस वजह से इधर दे विल डाई, वहां रहने वाले स्पीसीज, और दे विल डिस्प्लेस देमसेल्फ। Both of these will result into the endangerment of those species। उनके विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा अगर उनकी संख्या बहुत कम है तो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पहला लाभ, सॉरी, हानि। दूसरा, रिसोर्स डिप्लीशन। हमारे रिसोर्सेज जैसे जैसे विकास होता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कोयला, ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूटिलाइज होंगे, ज्यादा से ज्यादा खदानों के अंदर कैद लाखों करोड़ों वर्ष से मौजूद वहां पर लौह अयस्क के भंडार, एल्यूमिनियम, सोना, बॉक्साइट, चांदी, तांबा, टिन, इन सब की जो खदानें हैं वह तो फिक्स अमाउंट में वहां पर वह रिसोर्सेज मौजूद हैं। उनके दोहन से उनके वो डिपॉजिट धीरे धीरे कम होते जाएंगे, तो वह रिसोर्स डिप्लीट होते जाएगा। सो व्हाट यू राइट इन दिस? बिकॉज ऑफ दिस रैपिड pace of development, it can lead to the extraction of, yeah, over exploitation of, over extraction लिखो ज्यादा सही रहे, over extraction of natural resources,
हम्म? जैसे मिनरल्स नेचुरल रिसोर्स है, वाटर भी नेचुरल रिसोर्स है, शुद्ध पानी, शुद्ध पानी नहीं कहिए, मीठा पानी एक नेचुरल रिसोर्स है। खारा पानी तो बहुत है, कोई उसका कमी नहीं है, बहुतायत है। लेकिन मीठा पानी बहुत ही कम है। हम्म? धरती पर जितना पानी है उसमें 97% पानी खारा है, 3% मीठा है सिर्फ, जो कि नदियों में, ग्लेशियर्स में, पॉन्ड, लेक्स इस सब में कैद है, धरातल के नीचे वाटर टेबल में। तो इसलिए पानी भी एक रिसोर्स है। अंधाधुंध वाटर पंप से जमीन से पानी निकालने का मतलब है वाटर टेबल का नीचे जाना, और वह रिसोर्स कम होगा, डिप्लीट होगा। ओके। जंगल भी एक रिसोर्स है, फॉरेस्ट। डेवलपमेंट की वजह से जंगल की जो कटाई होगी पेड़ों का, तो वो कम होंगे। तो इस प्रकार से यह सारे रिसोर्सेस, हमारे मिनरल्स भी रिसोर्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स रिसोर्स हैं, पेट्रोलियम और कोल। Students, now I am coming to the third one. The third disadvantage is of this development on environment is pollution, प्रदूषण। कोई ज्यादा आपको इसको समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, कि पॉल्यूशन हो रहा है किसके नतीजे में, हमारे डेवलपमेंट के नतीजे में। और ये पॉल्यूशन क्या कर रहा है एनवायरनमेंट के साथ, बुरा या अच्छा सलूक? डेफिनेटली आप कहोगे बुरा सलूक। हुँ? जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है हमारे कंट्री में, स्टेट में, सोसाइटी में, यह सब काउज कर रहे हैं। सब इंडस्ट्रियल एंड अर्बन डेवलपमेंट, देखो, इंडस्ट्रियल एंड अर्बन डेवलपमेंट is leading to air, water, soil, and noise. Pollutions, जिसमें आ गया आपका एयर में, कैसे पॉल्यूट हो रहा है? एयर इज पॉल्यूटिंग बिकॉज ऑफ emissions from factories, emissions from vehicles, एयर पॉल्यूट हो रहे हैं। वाटर इज पॉल्यूटिंग थ्रू improper वेस्ट डिस्पोजल, फैक्ट्री से निकलने वाला पानी अगर ट्रीट ना होके डायरेक्ट वाटर बॉडीज में इंक्लूड हो रहा है, हमारी नदियों में सीधा बहा दिया जाता है ये फैक्ट्री से निकलने वाला पानी, जिन नदियों की हम पूजा करते हैं। तो वाटर में, बॉडीज में, या फैक्ट्रीज अपना पूरे प्लांट का टॉक्सिक वेस्ट डिस्चार्ज कर देती है, जिसके फलस्वरूप वाटर बॉडी पोल्यूट हो जाता है। उस वाटर बॉडी में रहने वाले जीव
फ्रेश वाटर फिशेज जो होंगे, घोंगा होगा, गंगा है तो डॉल्फिन होगी। ओके। और भी जो सारे स्पीसीज उसमें रह रहे हैं जीवों के, वह उससे प्रभावित होते हैं। बायोडायवर्सिटी कम हो जाती है, मर जाते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते हैं। हमारा इकोसिस्टम, वो उस रिवर वाटर का इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ओके। क्योंकि हार्मफुल केमिकल्स डिस्चार्ज होते हैं। आप जानिए, कोई भी फैक्ट्री लगभग लेड, कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी, आर्सेनिक, इस तरह के हैवी मेटल्स उनके इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में होते हैं। ये हैवी मेटल्स हम मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। हैवी मेटल्स, हैवी मेटल आयंस। अब आप देखो, सीसा हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में लेड बोलते हैं। प्लम्बम, यह सीसा आपके पानी के पाइपों में है। बताओ, सस्ता प्रोडक्ट बनाने के लिए इन्होंने सीसा युक्त वाटर पाइप्स का निर्माण किया फैक्ट्रीज। सीसा युक्त पेंट बना, प्लम्बम युक्त, लेड युक्त। अब इन पानी के पाइपों से आपके घर में पीने का पाइप, आपके घर के अंदर भी वाटर पाइप का जो कनेक्शन होगा, देखना अब आने लगा लेड फ्री। वो महंगा होता है पाइप, उससे पीने का पानी का सप्लाई है। अब ये लेड क्या करता है, ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, हमारे तंत्रिका तंत्र को। और बच्चे अगर इस लेड का सेवन कर रहे हैं तो उनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, डेवलपमेंट पर। और अगर ये नहीं होता सीसा, तो उनका दिमाग कितना तेज होता। इसी तरह कैडमियम, मरकरी, आर्सेनिक, इस सब कई तरह के। प्लम्बम आपके पेंट में भी है। पेंट जो घर में पेंट करते हो दीवार पर या लोहे पर, लकड़ी में, और छोटे बच्चे होते हैं घर के अंदर, वो उसको पता है नहीं, बड़ों को नहीं पता है, वो जाएंगे दीवार को कूड़े देंगे नाखून से, है ना, पेंट को, या उसको फिर उसको मुंह में लेंगे, डायरेक्ट इसके संपर्क में। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, सरकार ऐसे प्रोडक्ट को बैन क्यों नहीं करती है। विदेशों में बैन है, प्लम्बम मिला के कोई पेंट और पाइप नहीं बना सकता, प्लास्टिक का हार्ड एंड मटेरियल या कोई शाइनिंग मटेरियल। ओके। खैर, और भी जो हैवी मेटल्स हैं उनके प्रभाव हैं। यह सीस पारा, इसको पारा कहते हैं हिंदी में, Hg। मरकरी, मरकरी ब्रेन टिश्यू डैमेज करता है, यह भी। ओके। तो इनके डिस्चार्ज से हमारे वाटर बॉडीज, सॉइल भी, ये सब पोल्यूट हो रहे हैं। ओके। आप अपने पेरेंट्स से पूछना, आप बचपन में क्या आरओ पानी पीते थे? खुद कहेंगे बड़े आश्चर्य का विषय, पहले तो हम लोग डायरेक्ट पानी पीते थे। अब इतना डेवलपमेंट के फलस्वरूप हमने पॉल्यूट जो कर दिया, ये सब हैवी मेटल्स हैं वाटर बॉडीज में आपके। पानी जो निकालोगे भी उसमें ये हैवी मेटल्स रहेंगे। तो कौन सा क्या किया जाए फिर, आरओ वाटर ही पीना पड़ेगा। और उस आरओ वाटर में भी ये हैवी मेटल्स प्योर सारे के सारे नहीं निकल जाएंगे, 10% तो रहेंगे ही। क्योंकि 550 ppm जो इस हमारे रीजन का जो वाटर टेबल का भी जो आयनिक स्ट्रेंथ चल रहा है, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, जो जो आरओ लेके आता है 50 के लगभग। तो 550 मॉलिक्यूल भी है इस पे, तो 50 तो फिर बचेंगे ही, जीरो तो हो नहीं जाएगा ये फिर भी जाएगा।
जो कि पहले हमने अपने वाटर बॉडीज को इतना पॉल्यूट नहीं किया था। आज तक हम पॉल्यूट कर चुके। खेत खेत में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, खाद का, ऑर्गेनिक खेती नहीं है, तो ये सब केमिकल्स वाटर टेबल में पानी के माध्यम से परकोलेट होते हुए ऐड होते हैं। और इन 50-100 साल के का यूज पेस्टिसाइड्स और रासायनिक खाद का हम लोगों ने किया है, इसमें हार्मफुल केमिकल्स जो हैं, ये हैवी मेटल्स भी हैं, ये सब पहुंच गए गए हैं, जा चुके हैं, और उनका हम सेवन कर रहे हैं। एनीवे, ठीक है। एक पेस्टिसाइड था पहले का यूज होता था, डीडीटी, नाम सुना होगा आपने। डीडीटी का जब इस्तेमाल शुरुआत दिनों में होता था, इससे छिपकलियां तक मर जाती थी। डीडीटी से मच्छर मारने के लिए उपयोग होता था। मलेरिया के सीजन में इसका छिड़काव किया जाता था। एजुकेशनल लेवल कम होने की वजह से लोगों ने तो समझा कि इसको ठीक है, बहुत अच्छा है सरकार का कदम, डीडीटी छिड़क रही है, बीमारी से हमें बचाया जा रहा है। लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव क्या पड़ा? इस डीडीटी के जो टॉक्सिक इफेक्ट से इस थे, इसको तो इन जीवों ने जिस पर इनका प्रयोग किया गया वह तो टॉलरेट कर गया। अब मच्छर भी नहीं मरता डीडीटी से, पहले छिपकलियां मर जाती थी, उन्होंने तो उसे टॉलरेट कर लिया। लेकिन यह डीडीटी हमारे फूड चेन में आ गया। कैसे? तो घर छिड़काव हुआ, पानी से धुला, फिर ये हुआ, वाटर बॉडी में गया, नाली में गया, धीरे धीरे जमीन में घुसते हुए, रिसते हुए वाटर टेबल तक पहुंच गया। नदियों के जल में है डीडीटी। हमारे पानी के जो जमीन के नीचे पानी है उसमें डीडीटी है, जिसे हम प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए आरओ की जरूरत पड़ी। अब डीडीटी को भी 90% एलिमिनेट करेगा, तब 50 बचेगा। फिर में 50 तो बचेगा ही फिर भी। यह डीडीटी क्या करता है? यह डीडीटी भी नर्वस सिस्टम पर को पैरालाइज करता है, अटैक करता है। डीडीटी की प्रॉपर्टी है, ये फैट सॉल्युबल है। आपके शरीर के चर्बियों में ये घुला हुआ मौजूद रहेगा, जो आपने पानी से पिया, वो एब्जॉर्ब होके फैट, और कभी बॉडी से नहीं निकलेगा मृत्यु पर्यंत, क्योंकि फैट में ये डिजोल्व होता है। ठीक है। और यह डीडीटी नुकसान पहुंचाते जाएगा। एक प्रक्रिया है जिसका नाम है बायोमैग्निफिकेशन। आप इमेजिन कीजिए, यह डीडीटी तालाब में के पानी में कितनी मात्रा में होगा? होगा ही, किलो के किलो, टन के टन डीडीटी आपने 50 साल छिड़का है, पानी में भी होगा, सॉइल में होगा, वाटर टेबल में है, पॉन्ड के पानी में है, और इस पानी में मछलियां हैं, फिश है। फिश ने इस पानी को यूटिलाइज किया, तो फिश के बॉडी के फैट में यह डीडीटी कंसंट्रेट हो गया, ज्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट हो गया, क्योंकि फिश ने जितना पानी लेते गए, पानी जो इसने बाहर निकाला उसमें डीडीटी नहीं है, जो पानी इसने अंदर लिया उसमें डीडीटी है। तो फिश अपने लाइफ टाइम में डीडीटी को अपने जो बॉडी है, जो खाते हो फिश, उसमें एक्यूमुलेटेड है डीडीटी फिश के अंदर। तो क्या हो गया? इस फिश के अंदर डीडीटी का बायोमैग्निफिकेशन हो गया। नाउ यू आर ईटिंग दिस फिश, एंड विच इज हैविंग a bad effect on your health in long run। तो ये सारा नुकसान हम लोगों ने डेवलपमेंट की वजह से पाया है। आप लिखोगे पॉल्यूशन का ये सारा पॉइंट, उसी में बायोमैग्निफिकेशन भी इंक्लूड कर दोगे, डेवलपमेंट की वजह से हुआ। हाँ, पॉल्यूशन करके हमने अपने हवा को, पानी को, जमीन को और वातावरण को अशुद्ध कर दिया है, पॉल्यूशन कर कर। लिखना, इंडस्ट्रियल एंड अर्बन डेवलपमेंट has led to air, water, soil and noise pollution. Emissions from factories,
improper waste treatment or waste disposal and the use of harmful chemicals have detrimental effects on the environment and human health. ठीक, फुल स्टॉप कर दो. तो दिस पॉइंट इज ओवर नाउ. थर्ड, पॉल्यूशन. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, हम की एग्जाम्पल दे रहे हैं, उतना टाइम नहीं है. कैसे पॉल्यूशन नुकसान पहुंचा रहा है. ओके, आप सोच लो, जितना भी तरीके से सोच सकते हो सब सही है. ओके, so now we are going to discuss the next negative impact on the environment by development. आपने सुना होगा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन आ रहे हैं. जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज आपने महसूस किया होगा. हम इसी क्षेत्र में ही, सर्दियां सिकुड़ गई हैं, ब्रैकेट छोटा हो गया है. जो सर्दियों का ब्रैकेट अक्टूबर से स्टार्ट होता था और फरवरी तक चलता था, अब वो आधा दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और आधा जनवरी पर खत्म हो रहा है. इसमें भी इस ब्रैकेट के अंदर एक छोटा ब्रैकेट है, एक हफ्ता 10 दिन का, जिसमें सीवियर कोल्ड वेव चलती, जो अभी जस्ट गुजरा है. मॉनसूनी हवाओं का चक्र बदल रहा है. मॉनसून जो पहले जून में इंडिया एंटर हो जाता था, 10 जून के आसपास केरल में, ओके, और लगभग 30 जून तक, ये नॉर्मल पैटर्न है, 30 जून के लगभग तक मानसून बिहार और यूपी के मैदानी भागों तक पहुंच जाता है और बारिश की शुरुआत हो जाती है. वह भी शिफ्ट हो गया है. ओके, और वह मिड अगस्त तक चलता था. बरसात का मौसम, मॉनसून का, वह शिफ्ट हो गया है. बिन मौसम भी बरसात हो जा रही है. बादल फट रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. ये सब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हम बता अभी पॉइंट आपको गिनवा रहे हैं. ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने से समुद्र के जल का टेम्परेचर भी बढ़ गया. ओशियन के वाटर का तापमान, इस तापमान के बढ़ने से ओशियन के वाटर, आपने सुना होगा ओशियन में कोरल्स हैं बहुत मात्रा में. यह एक प्रकार के जीव होते हैं जो फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करते हैं. मूंगा, ये सब आपने सुना होगा. हमारे देश में एक आइलैंड है जिसका नाम लक्षद्वीप है, वह इन्हीं कोरल से ही पूरा बना हुआ है. कोरल, यह कोरल कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं. पानी का तापमान बढ़ने से और वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ने से यह कोरल्स के कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व हो जाएंगे, ओशियन में हो रहे हैं. तो कोरल रीफ्स और कोरल्स का नाश, डिस्ट्रक्शन हो रहा है धीरे धीरे. ऑस्ट्रेलिया के पास और न्यूजीलैंड के पास एक ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि हजारों किलोमीटर लंबा है, प्रशांत महासागर में. यह पूरा कोरल से बना हुआ है. यह यूनाइटेड नेशन द्वारा संरक्षित बायोडायवर्सिटी क्षेत्र है, पार्क है. तो यहाँ पर, और यह अनुमान लगाया गया, जिस गति से ये गायब हो रहे हैं, हो सकता है कुछ 100 साल में ये गायब हो जाए. ग्रेट बैरियर विल गो. इसी टेम्परेचर के इंक्रीज होने से अर्थ के
पोल्स पर जो आइस कैप है और पर्व पर्वतमालाओं के शिखरों पर जो ग्लेशियर्स हैं, वह ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं तापमान बढ़ने से, और पृथ्वी के ध्रुवों पर जो आइस शीट है वह भी पिघल रही है। इनके पिघलने से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही। ये सब लिखते जाना आप। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से हमने किया, बहुत सारा कोयला जलाया, पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल ये सब जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, ओके, जो धुआं उत्पन्न किया हमने, एयर को पॉल्यूट किया, यही पॉल्यूटेड एयर क्लाइमेट को चेंज कर दे रहा है। ओके, जो प्रक्रिया बहुत वर्षों पहले हुई थी वह हम फिर से दोहराई जा रही, उसको हम उल्टा कर रहे हैं। पृथ्वी के इतिहास में पहले पृथ्वी के वातावरण में CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा थी, 10%, 15% थी। आज 0.3% है CO2 की मात्रा। लेकिन डायनासोर से पहले वातावरण में CO2 की मात्रा 10 से 15% थी। और कैम्ब्रियन टाइम से भी पहले, 800 मिलियन साल से पहले, वातावरण में CO2 की ही अधिकता थी। ऑक्सीजन बहुत ही कम थे। यह फोटोसेंश्लेषण की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया हुई प्लांट स्पीसीज के द्वारा, उससे वातावरण में धीरे धीरे ऑक्सीजन बढ़ते चला गया। और मिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ों साल तक यह होते रहा, जिसका परिणाम है कि आज आप वायुमंडल में ऑक्सीजन को 20% पाते हो। यह गिफ्ट है आपको, और आप तेजी से इसे अभी कम कर रहे हैं। यह 20% हुआ था कार्बन को फिक्स कर करके प्लांट स्पीसीज ने कार्बन को फिक्स कर करके अपने बॉडीज में बदला। प्लांट की बॉडी जो है कार्बन को फिक्स करके उतनी बड़ी हुई, फिर वह कोल में तब्दील हो गया और धरती के गर्भ में छुप गया, पेट्रोल में तब्दील हो गया, धरती के गर्भ में छुप गए। अब उन्हें हम निकाल के जब जला रहे हैं तो पुराने समय में जो कार्बन था, जो कि कैद था, फिक्स्ड था, उस कार्बन को हम रिलीज कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर। तो फिर से ये प्रक्रिया उल्टी हो गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ऑक्सीजन के बनिस्पत ज्यादा ऐड हो रहा है। तो क्या होगा? CO2 ऐड होने से तो ग्लोबल टेम्परेचर विल राइज, वैश्विक तापमान बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि CO2 की लेयर पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपर में होती है, ऊपर मौजूद है। और यह पृथ्वी पर आने वाले जो सूर्य की किरणें हैं उन्हें आने तो देती है, लेकिन परावर्तित होकर के लौटने नहीं देती। कौन सी किरणें? इंफ्रारेड। ठीक है, सूर्य से आई, पृथ्वी से टकरा के वापस वायुमंडल में वह कैद हो जाती है, वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती है, इसी CO2 के मोटे लेयर की वजह से। तो यह उष्मा जो सूर्य से प्राप्त हुई, यह उष्मा कैद हो गई पृथ्वी और वायुमंडल के बीच में। इसी वजह से हमारी पृथ्वी रात में भी गर्म रहती है।
मंगल पर रात में टेम्परेचर -150 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, दिन में +250 हो जाएगा उसके इक्वेटर पर। इतना वेरिएंस है दिन और रात में। पृथ्वी पर ऐसा होता है? नहीं होता है। दिन में अधिकतम तापमान आज के दिनों में ज्यादा से ज्यादा 24-25 जाता है, और रात में कम से कम 11-12 होता है। बस इतना ही अंतर है। हम लोग हैप्पीली सरवाइव कर सकते हैं, एक चादर कंबल ओढ़ लिया बस हो गया। और ऐसा हो जाएगा एक्सट्रीम तो यह हमें CO2 का लेयर के वजह से मिलता है। दिन और रात के तापमान में बहुत ही कम अंतर है। अब इस CO2 के लेयर में और प्रगाढ़ता आती जाएगी, मोटी होती जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा सूर्य की ऊष्मा को कैद करेगी, पृथ्वी और ज्यादा गर्म होगी। या CO2 का लेयर आवश्यक है पृथ्वी को गर्म रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि CO2 से हटा दें, हट जाएगा तो पृथ्वी का भला हो जाएगा। नहीं, फिर विनाश हो जाएगा। बहुत आवश्यक है, इसलिए बैलेंस में रहना जरूरी है। तो ज्यादा उष्मा होगी, ज्यादा हीट कंजर्व रहेगा, ज्यादा टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, आइस मेल्ट कर गए और सी लेवल विल राइज। क्लाइमेट चेंज का कितना बड़ा दुष्परिणाम है यह, आप लिखोगे ग्लोबल टेम्परेचर राइजिंग, राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर। हम ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज ही है यह भी, ग्रीन हाउस गैसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। CO2 इज ए टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैस। इसकी वजह से गर्मी बढ़ जाएगी। ओजोन का भी एक लेयर है इसके ऊपर, इसके ऊपर एक लेयर है ओजोन गैस का। देखो कितने पृथ्वी के ऊपर कितने कवच हैं। ओजोन, ओजोन लेयर जो है वह सूर्य से आने वाले यूवी रेज को फिल्टर करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और परावर्तित कर देता है। उस यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज को, यह हानिकारक तरंगे हैं, इसे पृथ्वी पर आने से रोकता है। ठीक है। यह ओजोन लेयर का निर्माण लगभग 800 मिलियन साल पहले हुआ था। इसीलिए पृथ्वी के इतिहास में ऐसा देखा गया है कि 800 मिलियन साल पहले के पहले जीव की जो उत्पत्ति हुई और उसका जो क्रमिक विकास था वह बहुत धीरे था। डायवर्सिटी ऑफ स्पीसीज उतनी नहीं थी 800 के पहले, हमें फॉसिल्स जो मिलते हैं 800 मिलियन साल से पहले। 800 मिलियन साल के बाद का जो टाइम है, उस टाइम का बहुत ज्यादा फॉसिल डिफरेंट डिफरेंट हमें मिल रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स अपीयर हुए। उसमें इसी का रोल है, ओजोन लेयर का, क्योंकि तब तक ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया और पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक तरंगे, यूवी रेज, वो रुक गई, जिसकी वजह से DNA डैमेज होने से बच गया, कम हो गया DNA डैमेज होना, और जीव जो है और भी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में इवॉल्व होने लगे। उसे हम कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। ठीक है। तो आप देखिए इस ओजोन लेयर का निर्माण हुआ है, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के इसमें पहले कूलेंट जो इस्तेमाल होता था रेफ्रिजरेशन में, CFC, उसकी वजह से इस ओजोन में छिद्र हो गया। डेवलपमेंट का ही प्रभाव था। क्या हुआ? ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्या किए थे हम? हमने बहुत सारे फ्रिज बनाए और रेफ्रिजरेटिंग यूनिट्स बनाए, एयर कंडीशंस बनाए,
और उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का एक केमिकल, एक गैस इस्तेमाल किया, जो कि ओजोन से रिएक्टिव है। पूरी दुनिया ने इस्तेमाल किया। उस तरह के जो धनाढ्य वर्ग था उस समय दुनिया में, उन्होंने इस्तेमाल किया सीएफसी युक्त एयर कंडीशन। आज के डेट में सीएफसी यूज नहीं होता है, सो डोंट वरी, मत डरिए, आप कोई पाप नहीं कर रहे हो एसी में और फ्रिज में, लेकिन पहले होता था। और कोई भी मशीन बनती है तो कभी ना कभी खराब तो होनी ही है। तो जिन जिन कंप्रेसरों में सीएफसी, चाहे एसी का कंप्रेसर हो चाहे फ्रिज का कंप्रेसर हो, सीएफसी गैस है, वो कभी ना कभी लीक होना ही है। 10 साल में हो 20 साल में हो, होना है लीक। और जब भी वो लीक होगा, क्योंकि बना था ये फैक्ट्री में, उसके बाद लीक हुआ, तो वह वातावरण में, एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाएगा, और ऐड हो करके वह ओजोन से रिएक्ट कर जाएगा और इस ओजोन को तब्दील कर देगा नीचे। तो जितने भी सीएफसी हुए, तो हमें आज के डेट में ओजोन लेयर में छिद्र मिलता है, होल। ठीक है, पहले यह होल बड़ा था, अभी यह होल छोटा हो गया है, क्योंकि फिर दुनिया सावधान हुई कि फ्रिज इस्तेमाल करते रह जाओगे, आगे स्किन कैंसर होने लग जाएगा सब। ये मानव जाति के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा अगर ओजोन लेयर समाप्त हो गई तो। फिर बाहर धूप में निकल नहीं सकेगा कोई। ठीक है, आज भी धूप में निकलने के लिए गर्मियों के दिनों में जब प्रचंड धूप रहती है, गर्मी, आप क्या क्या लोशन और यूवी फिल्टर सनस्क्रीन लगाते हो, क्योंकि ओजोन अभी भी पूरी तरीके से यूवी रेज को फिल्टर नहीं करती। वो लगभग 80 to 90% फिल्टर कर देती, तो भी बहुत कर दिया उसने। और ये नहीं रहता तो पूरी की पूरी आती। ओके, तो फिर जीवन मुश्किल हो जाता, संभव नहीं रह जाता। लोग जमीन के अंदर रहने लगेंगे, फिर अंडरग्राउंड हो जाएगा। पेड़ पौधों के लिए भी नुकसानदेह है, उनके भी डीएनए को डैमेज कर देगा, प्रजातियां विलुप्त होने लगेंगी। ओके, तो बहुत तरीके से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ने असर डाला है। काउंटलेस है नाम और उसका उदाहरण। इसका बहुत ही फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस है। सी लेवल राइज हुआ, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हो रहे हैं, टोरेंट्स आ रहे हैं, चक्रवात, बवंडर, ओके, ये सब इकोसिस्टम में शिफ्ट हो रहा है, वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, धाराएं बदल रही हैं। ओके, तो अब स्टूडेंट्स, तो ये तो चार जो ये हम बताया, आप अभी डिस्कस किए हैं। चौथा जो था क्लाइमेट चेंज, यानी पहला हम क्या कहे डिस्कस किए, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, दूसरा रिसोर्स डिप्लीशन, तीसरा पॉल्यूशन, एंड चौथा ये क्लाइमेट चेंज। ये अवश्य आप लिखोगे। ओके, और इतना ही नहीं, हम कहे ही आपको कि बहुत सारे तरीके से यह क्लाइमेट पर प्रभाव डाल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है मान नहीं रहे हैं, सुधर नहीं रहे हैं। पर्यावरण के प्रति जो रियल में हमें सीरियस होके करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने में लगे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हमारा ग्रोइंग पॉपुलेशन ही खुद एक वजह है। यह सब काउज है, काउजेज ऑफ दिस डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के पीछे भी तो काउज है, जिस और ये डेवलपमेंट काउज है एनवायरनमेंट के डिस्ट्रक्शन का। तो डेवलपमेंट के पीछे क्या काउज है? हमारी जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें ज्यादा साफ पानी, ज्यादा फ्लैट, ज्यादा मकान, ज्यादा गाड़ी,
ज्यादा सामान सबका जरूरत है, ज्यादा प्रोडक्शन, ओके, ज्यादा फ्यूल। तो सब ज्यादा ज्यादा जरूरत है, लेकिन जो फिर नेचुरल रिसोर्स है वो कम कम होता जाएगा अवेलेबल। ठीक। भारत की आबादी जब 50 करोड़ थी, तो भारत में पानी के जितने स्रोत थे वो सभी के लिए अवेलेबल थे, इन 50 करोड़ लोगों के लिए। तो वह ज्यादा मात्रा में अवेलेबल थे इन 50 करोड़। आज आबादी 140 करोड़ है, तो वही पानी है स्रोत, तो सबके हिस्सा कम कम आया। ओके। तो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी घटती जाएगी एज द पॉपुलेशन ग्रोस। और इस पॉपुलेशन को खाना, पानी, शिक्षा, कपड़ा, मकान, ये सब चाहिए, इनकी नेसेसिटी भी बढ़ती जाएगी। और साथ ही साथ ह्यूमंस जो हैं वो करप्शन भी कर रहे हैं, लालची भी हैं। कुछ व्यक्ति उसमें ऐसे होंगे जो जंगल काट के लकड़ी निकाल लेंगे, जंगल घुस के बाघ को मार देंगे, हाथी का शिकार करके हाथी दांत निकाल लेंगे, ये भी करेंगे। सब काउजेज है। गरीबी है, कर्जा है लोगों के ऊपर, तो ये सब काउजेज बाध्य करते हैं। भाड़ में गया पर्यावरण, अपना पहले, ऐसा सोचते हैं लोग। और तो और हम वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को भी फॉलो करने लगे हैं। एक अमेरिकन जब सुबह उठता है और रात को जब सोता है, व्हेन इट गोज टू बेड, वो कितना डस्टबिन भर देता है अपने ही इस्तेमाल किए हुए सामान से। उठते के साथ पानी का इस्तेमाल नहीं करता है, टॉयलेट में टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करता है। और इसी तरह हर चीज के लिए, जो खाना आया सब पन्नी से निकला, प्लास्टिक निकला, सब इतने सारे डस्टबिन भर देता है वो अकेला अपने जरूरत की चीज, उसकी इतनी है। और हम उस लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। लिखो फेंको का जमाना आ गया है, यूज एंड थ्रो। पेन भी ऐसा बना लिए प्लास्टिक का, एक बार लिखो खत्म हो गया, फेंक दो। जरा भी नहीं सोचा आपने कि वह प्लास्टिक का पेन 10,000 साल तक मट्टी में रहेगा। वो टूट टूट के मट्टी का भाग बन जाएगा और माइक्रो प्लास्टिक बन जाएगा। वह फिर हमारे शरीर में जाएगा और बीमारी, कैंसर और भी कई तरह के न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस काउज करेगा। हो रहा है। क्या फायदा हुआ वो 1 रुपया का लिखो फेंको कलम बनाने से? उस समय आपने पैसा बचा लिया, अब कीमत अदा करोगे। ठीक है। एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन की तरफ ध्यान है। फसल पर खूब ज्यादा उत्पादन करना है, तो खूब ज्यादा खाद यूज, मतलब खूब ज्यादा नहीं, खाद की भी इस्तेमाल की मात्रा होती है निश्चित, उतना खाद हम इस्तेमाल किए। हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने से नहीं चूके, ताकि प्रोडक्शन ना घटे। तो हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी हमारा दोषपूर्ण है। ठीक। तो इन सब वजह जो है, और भी कई सारे हमारे अपने पर्सनल हैं, जो भी मनुष्यों के, वो सब कारक मिल करके एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आप डेजर्टिफिकेशन कर रहे हैं हम। ओके। मॉडर्न डेज प्रैक्टिस जो एग्रीकल्चर में आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे जमीन की उर्वरा शक्ति छीन हो रही है, जिससे जमीन दिन प्रतिदिन कम उपजाऊ हो रही है, कम से कम हो रही है, और एक दिन वह किसी लायक नहीं बन रही है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। अब यहाँ के जमीनों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में नदियों की बहुतायत है, सब सेडिमेंट्स का डिपॉजिट बहुत हो रहा है, तो वो हो रहा है डिप्लेस। लेकिन बाकी अन्य जगहों पर जमीनें बंजर हो रही हैं, यहाँ भी हो सकती हैं, हो जाएंगी।
जब उस सीमा से हम लोग परे चले जाएंगे। ओवर फार्मिंग कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर कैश क्रॉप का हम लोग ओवर फार्मिंग कर रहे हैं, खूब उपजा रहे हैं उसी, जैसे मूंगफली को उपजा रहे हैं, खूब उपजा रहे हैं, गन्ना को उपजा रहे हैं, खूब गन्ना उपजा रहे हैं। एक नील सुने होंगे आप लोग, जो अंग्रेज खेती करवाते थे जबरदस्ती, कैश क्रॉप था। बिहार में ही गांधी जी उसके विरोध में आंदोलन शुरू किए थे, नील सत्याग्रह। तो इस तरह का भी प्रेशर है हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के द्वारा, एक बायस्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के द्वारा। ज्यादा से ज्यादा लाभ के चक्कर में हम लोग मिट्टी के साथ, जो सॉइल कितना कीमती है, ये सॉइल ऐसे ही नहीं प्राप्त हुआ है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स, पृथ्वी जब के शुरुआत के सालों में, अगर मंगल की धरती को आप देखोगे, वहां पर पत्थर बिखरे हैं, रॉक्स हैं, बायोटिक कंटेंट नहीं है, सब इनऑर्गेनिक है। और पृथ्वी की धरती की मिट्टी ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों है मैटर इसमें। या ऑर्गेनिक मैटर पृथ्वी पर 3.7 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ की उत्पत्ति हुई, धरती पर जीवन आया। तब से लेकर के आज तक जितना भी जीवन पृथ्वी पर आया और गया, उन सब के अवशेष हैं। तो हमारी मिट्टी जो है वो ऑर्गेनिक है, और इसका हम नाश कर रहे हैं। इसी मिट्टी को लेके पका के ईंटा बना दिया, टाइल बना दिए, कोई और तरीका ढूंढो। इस उपजाऊ मिट्टी को, अब यह ईंटा तो बन गया, मिट्टी पका दिए, तो अब ईंटा से वापस मट्टी हो सकता है? यह इरिवर्सेबल चेंज है, ये हमेशा हमेशा के लिए इस मिट्टी की प्रकृति बदल गई, इरिवर्सिबल है। ओके, तो जितना अर्बनाइजेशन होगा और उसमें प्रयुक्त ईंटें होंगी, वह कहीं ना कहीं उपजाऊ मिट्टी के, क्ले के को पका के उसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो डेजर्टेशन होना ही है, दिन प्रतिदिन मिट्टी जो है इनफर्टाइल भी होती जा रही है हमारी एक्टिविटीज के द्वारा। जो स्पीसीज हैं, इतना ही नहीं, जंगल काट रहे हैं हम लोग, अर्बनाइजेशन, हैबिटेट क्षेत्रों का नाश कर रहे हैं, जिससे स्पीसीज विलुप्त हो रही हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इतना आप समझ लो, वही काफी है। नहीं तो कहने को तो और भी बहुत कुछ है, इतना आपके लिए ठीक है। एग्जाम, परीक्षा नजदीक है स्टूडेंट्स। अब आप लोग, मैं कल एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आऊंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।